Hi aspirants, I hope that you all are doing very well in your lives. So today we are going to do our chapter number 8 which is rural livelihoods. Class 6 NCERT Political Science ये second last chapter है. इसके बाद एक chapter और है हमारा which is urban livelihood and then हमारी NCERT खत्म हो जाएगी class 6 की and then we can begin our NCERT of class 7. After this, as you all know, I will be posting a one shot video of whole entire NCERT जहाँ पे हम सारे chapters करेंगे और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे मार्क लगवाती हूँ वो सारे भी वी विल अटेम्प्ट ओवर देयर, राइट. सो इन दिस चैप्टर देखो इस चैप्टर की अप्रोच करेगी मैं एक बार बता दूं. पहले इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं. हम यहाँ पे रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गाँव में लोग कैसे रहते हैं, है ना. तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्मॉल फार्मर की, किसी बिग फार्मर की, किसी लेबरर की, है ना, अलग अलग लोगों की जो गाँव में रहते हैं उनकी स्टोरीज हैं. सो अब हो सकता है दैट यू माइट फील दैट द स्टोरी इज अ लिटिल बिट लॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, बट वो याद नहीं रखना हमें. याद हमें ये रखना है कि वो काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम इस स्टोरीज के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस क्या है. बेसिकली चैप्टर का नाम ही लाइवलीहुड है, तो वो रहते कैसे हैं, उनका लाइवलीहुड चलता कैसे, ये सारी चीज़ें, ठीक है. और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा सच इसमें कुछ नहीं है, जो था वो पहले ही था. रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वेरी लिटिल थिंग इज ओवर दैट जो आई विल बी टेलिंग यू. इसके अलावा सी वंस we complete this NCERT, I want you all to read this also एक बार. You have seen the lectures, ठीक है. इसके बाद कुछ भी ऐसा तो रहेगा नहीं कि मतलब कोई डाउट वगैरह हो. आई एम श्योर दैट नहीं ही होगा, होपफुली नहीं होगा. है तो यू मे आस्क, बट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट सिंपली रीड वंस. एंड क्योंकि एक बार जब हम रीड कर लेते हैं ना तो एक एक शब्द हम खुद से पढ़ रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें और समझ में आती हैं. डू दैट वंस, और उसके बाद ही वो वाली एक जो वन शॉट वीडियो डालूंगी NCERT की दूसरी, वो तभी देखना, ठीक है. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. यहाँ क्या है कि फर्स्ट चैप्टर में ही क्या बता रहा है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने तरह तरह की डाइवर्सिटीज देखी थी अपनी लाइफ में, है ना. और हमने देखा था कि लोग जो अलग अलग रीजन्स में रह रहे होते हैं उनका, उन डाइवर्सिटीज़ का उन लोगों के काम पे भी इफेक्ट होता है. किस तरीके के प्लांट्स और ट्रीज वहाँ उगते हैं, किस तरीके की क्रॉप्स वहाँ होती हैं, और जो चीज़ें लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी से लिंक होता है. इस चैप्टर में हम देखेंगे अलग अलग तरीके जिससे लोग अपने लिए पैसे कमाते हैं अपने गाँव में अपने रहने के लिए. और यहाँ पे भी हम पहले ही चैप्टर की तरह ये देखेंगे कि लोग कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं, कि लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं रहने के लिए, है ना. एंड वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज़ इन द सिचुएशंस एंड द प्रॉब्लम दैट दे फेस. सो एज आई सेड कि यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज हैं. सो सबसे पहली स्टोरी हमारे सामने है ऑफ अ कलपट्टू विलेज. तो कलपट्टू विलेज जो है वो क्लोज है नदी के किनारे, मतलब सी कोस्ट के पास, समुद्र के किनारे है तमिलनाडु में. यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं, जैसे बाकी विलेजेस में होता है ऐसे यहाँ पे भी होता है. नॉन फार्मिंग वर्क भी होता है, फार्मिंग वर्क भी होता है. नॉन फार्मिंग वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा, ये सब ये लोग काम करते हैं. और यहाँ लोग हैं जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ्स हो गए, नर्सेज हो गई, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर, बार्बर, साइकिल रिपेयर मैकेनिक, ये सब वगैरह. और यहाँ पे कुछ शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी हैं. और मेन स्ट्रीट में, जो कि आपको बाजार जैसा लगता है, वहाँ पे आपको मॉर्निंग में अलग अलग स्नैक मिलेंगे, इवनिंग में अलग अलग स्नैक मिलेंगे. यहाँ तक इट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज, यहाँ पे देखो स्टोरी याद नहीं रखनी है, आपको याद ये रखना है कि देखो एक विलेज के अंदर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ चीज़ें लोग कर रहे हैं ना. कोई यूटेंसिल्स बना रहा है, पॉट्स बना रहा है अपनी लाइवलीहुड के लिए, इसीलिए तो कर रहे हैं, है ना. ये नॉन फार्मिंग काम क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई. और सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस देना, ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे बच्चे, क्योंकि आगे जब आप आओगे, जब आप प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर सीखोगे, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा ये आता है सर्विस सेक्टर कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है ना, सर्विस प्रोवाइड कहाँ पे हो रही है और क्या हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हल्का हल्का यू हैव टू नो दिस अभी से ही, क्योंकि हम अभी तो बेसिक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रॉड इन योर माइंड, राइट. सो यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं ना. ब्लैक स्मिथ्स भी हैं, नर्सेस भी हैं, टीचर्स भी हैं, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. और कुछ ट्रेडर्स भी हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं. यहाँ अलग अलग स्नैक्स मिलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग पे. दैट मीन्स दैट पीपल आर ऑल्सो डूइंग दिस वर्क, राइट.
Near the tea shop, in the corner lives a blacksmith's family whose home serves as their workshop. Next to their home is a cycle hire and repair shop. Two families earn a living by washing clothes. तो किस तरीके से लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं? किसी की ब्लैकस्मिथ की फैमिली है, वो उनकी वर्कशॉप उनके घर में ही है. किसी के घर के नेक्स्ट में ही क्या है, साइकिल रिपेयर वाले की और हायर करने वाले की शॉप है जहाँ पे वो साइकिल रेंट पे देते हैं. और क्या है, दो फैमिलीज हैं जो कि कपड़े धो के अपनी जिंदगी का लिविंग अर्न करती हैं. देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाय टाउन. कुछ लोग हैं जो पास ही वाले शहर में जाते हैं. जो टाउन होते हैं, टाउन इज नॉट सिटी, राइट. टाउन इज जो डेवलपिंग सिटी हो रही है, जो डेवलपिंग विलेज होता है, जो सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है, दैट्स अ टाउन. तो कई लोग वहाँ टाउन में जा रहे हैं अपने लिए काम ढूंढने, कंस्ट्रक्शन वर्कर और लॉरी ड्राइवर्स की तरह. सो दिस इज व्हाट वी आर रीडिंग हियर, राइट. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग टू नो दैट पीपल आर डूइंग अलग अलग तरीके की चीजें अपने लाइवलीहुड के लिए. Now the village is surrounded by low hills. विलेज किससे सराउंडेड है? लो हिल्स से सराउंडेड है. और यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है पैडी, ठीक है, जो मोस्टली इरिगेटेड लैंड्स पे उगती है. एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली सारे गांव में ये होता है तो यहाँ भी होगा. लोग कैसे अपनी अर्निंग को अर्न कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के थ्रू. देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड. कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन. अलग अलग चीजें यहाँ पे लोग उगा रहे हैं. कोकोनट ग्रोव्स भी हैं यहाँ पे पास में, कॉटन भी उग रही है, शुगर केन भी उग रही है, प्लांटेन है अलग अलग तरीके के. यहाँ पे मैंगो ऑर्चर्ड्स भी हैं, है ना. सो लेट अस नाउ मीट सम पीपल who work in the field of the Kalapattu and then see that what we can learn from the farming from them. ये अलग अलग चीजें यहाँ पे. अच्छा, दिस वाज लेफ्ट बट दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग. बच्चे देखो यहाँ पे भी वील फाइंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप सच एज टी शॉप हो गई, ग्रोसरी शॉप. जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे यही अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं. किसी की चाय की दुकान है, किसी की ग्रोसरी की दुकान है, कोई बार्बर है, किसी के कपड़े की दुकान है, कोई टेलर है, कोई फर्टिलाइजर को बेच रहा है, किसी की सीड शॉप है, राइट. 4 टी शॉप्स हैं यहाँ पे. अगेन जो था कोई टिफिन सेल कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. Now we are going to read about this farmer named तुलसी. ये लोग सब लोग कहाँ काम करते हैं? रामालिंगम की लैंड में, उसके फार्म पे काम करते हैं. रामालिंगम के पास कम से कम 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स है कलपट्टू के अंदर. तो तुलसी बता रही है इवन बिफोर शी वाज मैरिड वो क्या करती थी? पैडी फील्ड्स पे काम करती थी अपने पेरेंटल विलेज में, यानी कि जो उसका पेरेंटल विलेज था जहाँ पे वो पहले रहा करती थी, राइट. जब उसकी शादी नहीं हुई थी, जब अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी. I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening and Karutama, Ramalingam's wife, supervises us. कब से कब तक काम कर रही है वो? 8:30 से 4:30 बजे तक काम कर रही है. और जो रामलिंगम की वाइफ है करुतमा, वो इन लोगों को सुपरवाइज करती है. This is one of the few times in the year that I find regular work. ये इम्पोर्टेंट चीज है. कुछ थोड़ा सा ही टाइम है ये साल में जब इसको रेगुलर वर्क मिल रहा है, ठीक है. ये जो जितने भी वर्कर्स होते हैं, स्पेशली जो विलेज वर्कर्स होते हैं, इनको रेगुलर वर्क नहीं मिलता है. इन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क मिलता है, पीरियड वाला मिलता है. कभी कभी मिलता है किसी किसी महीने, किसी किसी दिन, फिर किसी किसी महीने नहीं मिलता. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमने क्या देखी कि इन लोगों को क्या नहीं मिल रहा है? सॉरी, इन लोगों को क्या नहीं मिल रहा है? रेगुलर वर्क नहीं मिल रहा है, राइट. तो वन थिंग वी हैव सीन दिस, इन लोगों को रेगुलर वर्क नहीं मिल रहा है. ये पहला प्रॉब्लम हमने एनालाइज कर लिया. इसको हम नोट कर लेंगे बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट. ये हमेशा आता है, ठीक है. ये एक essential problem है of this livelihood of the people living in rural areas, right. So now she is transplanting the paddy, and when the plants have grown a bit, Ramalingam will call them again for the weeding and finally once again for farming, harvesting. अब क्या कर रही है वो? अभी तो क्योंकि वो क्या कर रही है? ट्रांसप्लांट कर रही है यहाँ पे, है ना. जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर रामलिंगम इन्हें वीडिंग के लिए बुलाएगा. और फिर उसके बाद जब फाइनली वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे तब हार्वेस्टिंग के लिए बुलाएगा. दैट मीन्स कि कुछ साइकिल है यहाँ पे, राइट. जहाँ पे पहले ट्रांसप्लांटिंग हो रही है किसी महीने, फिर किसी महीने वीडिंग होगी और फिर किसी महीने हार्वेस्टिंग होगी. जो बाकी का जो महीना बचा ये पूरा यहाँ पे इसके पास काम नहीं है. यहाँ पे इसके पास रेगुलर वर्क नहीं है, है ना. तो अभी क्या बता रही है ये? जब ये छोटी थी तब ये काम पूरा कर लेती थी अच्छे से बिना किसी डिफिकल्टी के. बट अब जैसे जैसे वो ओल्डर होती जा रही है उसको जो बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स है, क्योंकि लंबे समय तक झुकना पड़ता है ना, पानी फीट में क्या कह रही हूँ मैं, लंबे समय तक झुकना पड़ता है. और जो फीट होते हैं यानी कि जो पैर होते हैं वो पानी में होते हैं तो ये काफी पेनफुल हो जाते हैं. लोग लेट्स सी देयर वाज अ पिक्चर आल्सो यहाँ पे, सी इस तरीके से लंबे टाइम तक इन्हें झुकना पड़ रहा है ना.
और जो इनके पैर हैं वो पानी के अंदर हैं। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर नाउ, क्योंकि अब वो उतनी यंग नहीं है जितनी वो पहले हुआ करती थी। अब उसको ये काम करने में प्रॉब्लम होती है। सो मान लो बच्चे के इन अर्बन एरियाज़ क्या होता है, अभी तो हम कंपेयर नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि हमने अभी तो वो पढ़ा ही नहीं है अर्बन वाला, बस ऐसे सुनो। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, मोस्टली चेयर जॉब्स होती हैं, है ना? आप आते हो ऑफ़िस से बैठते हो, ये सारा काम होता है, या फिर लोगों के पास कुछ सर्टेन सॉर्ट ऑफ इनकम होती है कि जब वो ओल्ड हो जाएँगे, जब उनकी बॉडी उतने अच्छे से उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी, तब वो अपने रिटायरमेंट या व्हाटएवर जो भी उन्होंने सेविंग ले रखी होगी उस तरीके से वो अपना लाइवलीहुड चलाएँगे। लेकिन यहाँ पे क्या इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्या इसके पास ये लग्ज़री है ऑफ टेकिंग अ रेस्ट, right? All because her body cannot work. So does she have that luxury? No, she doesn't. So this is something that we have learned from her story, right? रामलिंगम इनको कितने पैसे देता है? 40 rupees per day. 40 rupees per day is what they are getting. So this is very less, right? कितना कम है 40 rupees per day? तो मतलब ये लोग अंडरपेड भी होते हैं, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या कह रही है वो, दैट दिस इज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबर इज इन माय होम विलेज येट, बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी व्हेनेवर देयर इज वर्क। ये क्या कह रही है कि जो उसके गांव में पैसे मिलते हैं उससे थोड़े से कम है ये, हालांकि बहुत कम है ये, पर अकॉर्डिंग टू हर थोड़े से कम है ये, बट वो यहाँ पे आती है क्योंकि उसको पता है कि वो यहाँ पे डिपेंड हो सकती है रामलिंगम पे, कि वो उसको जब भी काम होगा तब बुला लेगा। दूसरों की तरह वो दूसरे विलेजेस में नहीं जाता चीप लेबर ढूंढने के लिए। एक सेकेंड, 40 रुपए पर डे से ज़्यादा चीप कौन सी लेबर होती है? बट ओके, सो यू सी हाउ अंडरपेड दीज पीपल आर। नाउ शी इज टेलिंग दैट उसका जो हस्बैंड है रमन, वो भी एक लेबरर है ना, एंड इन लोगों की खुद की कोई जमीन नहीं है, दे डोंट ओन एनी लैंड। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स, इस समय पे क्या करता है वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करता है, और जब कोई काम नहीं होता है उसके पास फार्म पे तब वो काम ढूंढने बाहर चला जाता है, या तो सैंड लोड कर लेता है रिवर पे से, या स्टोन लोड कर लेता है रिवर पे से क्वेरी में जो नियर बाई है। सो दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन द नियर बाई टाउन्स टू मेक हाउसेस, और ये ट्रक के थ्रू नियर बाई टाउन्स में भेज दिया जाता है जहाँ पे हम घर बनवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, तुलसी क्या करती है, काम तो करती है लैंड में, लेकिन उसके अलावा वो घर का सारा काम भी करती है। वो खाना भी बनाती है अपनी फैमिली के लिए, सफाई भी करती है, कपड़े भी धोती है, मतलब बाहर तो बाहर काम करती है, घर में भी काम करती है, और बाकी औरतों के साथ वो पास के फॉरेस्ट में भी जाती है फायरवुड कलेक्ट करने। और कम से कम 1 किलोमीटर अवे इन लोगों का एक विलेज का एक बोरवेल है जहाँ से ये लोग पानी लेके आते हैं, और उसका हस्बैंड उसको कुछ मटेरियल जो है घर का, जैसे कि ग्रोसरी ये सब लाने में हेल्प करता है। नाउ हु इज वर्किंग मोर? This is not a debate, but who's working more, right? It is the women who end up working more. So as a civil servant, as an aspirant, you should know that what are the struggles that women have. Women of urban area, women of rural area, because these are the struggles which are being talked about now, and you should be vocal enough about it, and you should be knowing about it, right? Now our school going daughters are the joy of our lives. लास्ट ईयर उनमें से किसी एक को बीमार हो गई थी तो उसको ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में। दे हैड टू सेल द काउ टू पे बैक द मनी दे बोरोड फ्रॉम रामलिंगम फॉर ट्रीटमेंट। उनको पैसे रामलिंगम से बोरो करने पड़े अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए, विच मीन्स दे डू नॉट इवन हैव इनफ मनी सो दैट दे कैन टेक देयर डॉटर्स टू द गुड हॉस्पिटल इन अ टाउन। नाउ यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं इस बारे में, हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, दैट दीज पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज। गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल फॉर दीज पीपल, राइट? सो इनकी हेल्थ भी स्टेक पे है। एक तो पैसा नहीं है उतना जिससे वो एक कंफर्टेबल इनफ लाइफ जी पाए, जहाँ पे फिजिकली उनको हमेशा ही मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इफ दे आर नॉट वेल ऑफ फिजिकली दे डू नॉट हैव एनी वर्क। Also, even while they are working, they are so poor, they do not have enough resources, they do not have enough income, because obviously they are underpaid, right? So they do not even have enough income so that they can access to a good healthcare system. Now ये साइकिल जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, देखो प्रिपेयर जब होती है सैपलिंग्स तो वो जून जुलाई के महीने में हो रही है, फिर ट्रांसप्लांटिंग अगस्त में हो रहा है, फिर सितंबर समथिंग के सितंबर अक्टूबर के मिड के बीच में समथिंग वीडिंग हो रही है, और नवंबर दिसंबर मिड में कुछ हार्वेस्टिंग हो रही है। तो जो इतना टाइम पीरियड है, इतना टाइम पीरियड तो इसके पास काम है, ये तो रेगुलर काम हो गया। अब जो बचा ये वाला पूरा एरिया, ये जो महीने बचे, ये 5 महीने जो बचे, इसमें इसके पास काम नहीं है,
राइट, सो शी इज नॉट अ रेगुलर वर्कर, तो रेगुलर इनकम भी नहीं है उसके पास, तो ये लोग कैसे अपनी लाइफ जी रहे होंगे, राइट। सो बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम वुड यू से दैट तुलसी अर्न्स मनी थ्रू आउट द ईयर, क्या उसे थ्रू आउट द ईयर पैसे मिलते हैं, क्या वो थ्रू आउट द ईयर अर्न कर रही है, नहीं कर पा रही है क्योंकि काम ही नहीं है। नाउ डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क दैट रमन डज। ये अटेम्प्ट कर लेना एक बार, इसमें चाहो तो वो हाउस होल्ड वर्क वाली चीज भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। Tulsi gets paid very less money for the work she does. Why do you think agricultural laborers like her are forced to accept such low wages? Attempt this and think about it. 50 words only. ठीक है, कुछ 100 words नहीं, 50 words only. Pointers only. No paragraphs. It's okay. However you feel like doing, do it that way, but try to do it. In what ways would her way of earning a living have been different if Tulsi owned some farmland? Discuss. ठीक है, थोड़ा सा try to attempt this. What are the crops grown in your region or nearby rural areas? What kind of work do agricultural laborers do? ये important है भाई, क्योंकि तुम्हें अपना अपने एरिया का पता होना चाहिए सब लोगों को, तो सब लोग अपने अपने एरिया का कर लेना। दिस इज important, you should know, राइट। अभी से अपने एरिया के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, एकदम से सब कुछ पाइल अप करके बैठ जाओगे कि नहीं मैं तो सब बाद में कर लूंगा कर लूंगी, तो फिर नहीं हो पाता है ना। थोड़ा थोड़ा अभी से करना शुरू करो। Now, as you saw Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water, grazing their cattle. Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. There are some who have small plots of land, while others like Tulsi are landless. Important. 2/5 ऑफ द रूरल फैमिलीज जो होती हैं हमारे यहाँ वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। मैं फिर बता रही हूँ, एग्रीकल्चर फार्मिंग लेबरर्स हैं, समझ गए, ओन नहीं करते हैं अपनी लैंड को। उसमें से कई लोग हैं जिनके या तो बहुत छोटे प्लॉट्स होंगे या फिर मोस्ट ऑफ द लोग हैं जिनके लैंड है ही नहीं, दे आर लैंडलेस। So not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work, and this travel or migration takes place during particular seasons. क्योंकि वो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं पूरे साल, है ना, रूरल एरियाज में उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, उस वजह से उन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रैवल करना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है काम की तलाश में। तो इस ट्रैवल को, इस माइग्रेशन को जो है, इस ट्रैवल को यूजुअली माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेटेड वर्कर्स होते हैं ये लोग, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, एक बार सर्च करना, रीड सम आर्टिकल्स अबाउट देम। एंड दिस ट्रैवल और माइग्रेशन ये कब होता है, यूजुअली कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही होता है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा ना, जब गांव में काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग हो रही है, ना वीडिंग हो रही है, ना सैपलिंग्स प्रिपेयर हो रही है, ना ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, तो जो बचा टाइम है ये लोग क्या करेंगे, फिर काम ढूंढने कहीं और ही तो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट दे डू। नाउ देयर इज शेखर, ठीक है, वी हैव टू carry this paddy onto her house. My family has just finished harvesting our field. इसकी फैमिली ने अब क्या किया है, फील्ड को हार्वेस्ट करना अभी खत्म किया है, और ये जो पैडी है वो सारी अपने हार्वेस्ट करके घर ले जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहाँ काम किया है, आर फील्ड, इनकी खुद की फील्ड है, ये ओन करते हैं, ठीक है, दे ओन द लैंड। We don't own much land, only 2 acres, ठीक है, ये स्मॉल फार्मर है, ये स्मॉल, इसके पास जगह है, थोड़ी सी छोटी सी जगह है। So we manage to do all the work on our own, and at times, especially during the harvest, I take help of other small farmers and in turn help them harvest their field. तो अभी क्या करता है, अपना ज्यादातर काम ये लोग खुद कर लेते हैं, और जब स्पेशली हार्वेस्ट का टाइम आता है तो ये छोटे दूसरे जो अदर स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी हेल्प ले लेता है, और बदले में उनका जो है हार्वेस्ट करवा देता है फील्ड जब नीड होती है तब। So the traders gave me seeds and fertilizers as a loan. Now this is important, please listen to this carefully. यहाँ पे कुछ एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। so सिस्टम क्या चल रहा है, यहाँ ट्रेडर जो है, जो बेचता है सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उसने इसको जो सीड्स हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एक लोन पे दिए हैं, और इस लोन को पे बैक करने के लिए उसको अपना जो पूरा पैडी जो उसने उगाया है वो इसको सेल करना पड़ेगा। किसको सेल करना पड़ेगा, ट्रेडर को बेचना पड़ेगा, समवॉट लोअर प्राइस पे, जो उसे मार्केट में मिल जाती। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसने एक ट्रेडर से जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स थे लोन पे लिए थे, तो उसको वो सारी जो पैडी है जो उसने उगाई है वो उसको उस ट्रेडर को बेचनी पड़ेगी छोटे से प्राइस पे, लोअर प्राइस पे, कम दाम पे। वो दाम जो उसे मार्केट में मिलता वो ज्यादा होता, लेकिन उससे कंपेरेटिवली कम प्राइस पे उसको वो चीज
अपने और ट्रेडर को बेचनी पड़ेगी। और ट्रेडर ने क्या किया, अपने एजेंट्स भेजे हैं रिमाइंड करने के लिए उन सारे फार्मर्स को जिन्होंने उससे लोन लिया था कि वो सारे लोग अपना जो पैडी है वो सिर्फ उसी ट्रेडर को बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे। सो इसको प्रोबेबली 60 बैग्स ऑफ पैडी मिलेगा अपनी फील्ड पे से, जिसमें से कुछ तो वो उसको बेच देगा लोन सेटल करने के लिए और कुछ उसके घर में इस्तेमाल हो जाएगा। अपने घर के खाने के लिए भी तो उनको काम करना ही है ना। सो वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months। तो जो भी इसके पास है ये सिर्फ 8 महीने चलेगा, तो उसको फिर से पैसे कमाने पड़ेंगे। तो वो कभी कभी क्या करता है, रामलिंगम के राइस मिल में काम करता है, जहाँ पे वो उसको पैडी कलेक्ट करने में बाकी फार्मर्स से हेल्प करता है। नेबरिंग विलेजेस से जब पैडी वैडी कलेक्ट करते हैं लोग, उसमें ही हेल्प्स देम। सो यहाँ व्हाट डिड वी सी, यहाँ पे हमने अभी ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है लोन वाला, जहाँ पे ट्रेडर इन लोगों को लोन पे सीड्स और फर्टिलाइजर्स दे रहा है, इन लोगों को पैसे वापस करने के लिए, मतलब उस लोन को पे बैक करने के लिए जो इन्होंने फसल उगाई है, जो पैडी उगाई है, वो उसी को बेचनी पड़ेगी, उसी ट्रेडर को लोअर प्राइस में। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ। शेखर के पास एक हाइब्रिड काउ भी है जिसका दूध ये लोग लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेच देते हैं, एंड दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स। इस तरीके से इन लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है कि एवरीडे नीड्स के लिए। ये अपना जो दूध जो इसको मिलता है गाय से, ये कहाँ बेच देता है, लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में। अच्छा, मिल्क कोऑपरेटिव या लोकल मिल्क कोऑपरेटिव होता क्या है? देखो, लोकल मिल्क कोऑपरेटिव है एक ग्रुप होता है जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स जो होते हैं वो सारे एक साथ आते हैं और अपना जो दूध है जो भी उन्होंने अपनी गाय वगैरह से निकाला होता है वो सारा का सारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेच देते हैं। ठीक है, इंस्टेड कि लोग अलग अलग जाएं सब लोग और अलग अलग जाके जो है घर घर जाके दूध बेचें, से अच्छा ये लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाके अपना दूध बेच देते हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये इनका जो मिल्क है उसको कलेक्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि अच्छी क्वालिटी है या नहीं, और उसके हिसाब से जो भी पैसा होता है, जो भी लोगों का डिसाइडेड होता होगा, वो फार्मर को दे देते हैं। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये फिर जो मिल्क है इसको डेयरीज या कंज्यूमर्स तक बेच देते हैं। सपोजिटली अगर 50 फैमिलीज हैं एक गांव के अंदर और हर फैमिली के पास 1-2 गांव या 1-2 बफेलोज हैं और हर फैमिली को कुछ लीटर ही मिल्क मिल रहा है एवरी डे, तो इसको सच स्मॉल अमाउंट में बेचना तो विल बी अ डिफिकल्टी, राइट। सो ये फैमिलीज क्या करती हैं, ये मिल्क कोऑपरेटिव्स को फॉर्म कर लेती हैं या ज्वाइन टुगेदर कर लेती हैं। अच्छा, इसका हर मॉर्निंग होता क्या है, यहाँ पे हर फार्मर जो है वो अपना मिल्क एक कोऑपरेटिव कलेक्शन सेंटर पे ले जाता है, वहाँ इस मिल्क का वेट होता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक होते हैं। ये कोऑपरेटिव रिकॉर्ड करता है कि कितना मिल्क जो है वो हर एक फार्मर ने लेके आया है, कितना लेकर आ रहे हैं ये लोग, और जो फार्मर्स हैं उनको रेगुलरली उनका पेमेंट मिल जाता है। जो भी डिपेंडेंट होता होगा रेगुलरली हो गया, वीकली, मंथली, इस तरीके से दे देते हैं पेमेंट। और फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये पूरा मिल्क को कलेक्ट करके प्रोसेसिंग के लिए और बेचने के लिए भेज देती है डेयरीज में। इससे क्या होता है, फार्मर्स को सीरियल इनकम मिल जाती है और यही काम जो है शेखर कर रहा है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, फेमस मिल्क कोऑपरेटिव जो है इंडिया का कौन सा है, एवरीबडी नोस दैट, एवरीबडी शुड नो दैट, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई। अमूल दूध पीता है इंडिया, राइट। So Amul is probably one of the most famous milk cooperative in India. Millions of farmers supply milk through village cooperatives. समझ गए थोड़ा सा इसके बारे में, try to learn अमूल के बारे में, क्योंकि कोऑपरेटिव है, मिल्क कोऑपरेटिव है बहुत बड़ा, और क्या होता है सारा इन डिटेल वी विल डू इन सम अदर वीडियो, वी विल मेक अबाउट इट, राइट। सो ये है, और लोकल भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बट आई गेस अरुण है एक यहाँ पे जो शायद काम करता है, अलग अलग जगह अलग अलग हैं, कोई सुधा डेयरी कहीं पे है। अच्छा, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन जिसे नंदनी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सो वन लाइन में इसको याद करने की कोशिश करो तो अ लोकल मिल्क कोऑपरेटिव इज एन ऑर्गेनाइजेशन which is formed by village milk producers who collect and sell their milk together so that every farmer gets a fair price and a regular income. Got it? That's how it is. And please do go and learn about Amul a little bit. आप उसका एक वीडियो देख लेना, I'm sure it must be on YouTube or something. किस तरीके से these people make their milk, तो वहाँ पे पूरा शो होता है कि किस तरीके से जो फार्मर्स हैं वो अपना पूरा लेकर आ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, दूध वगैरह लेके आ रहे हैं अपना अपना, और कैसे वो वहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसके चेक हो रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं, ये सारा डू इट, लर्न इट, राइट।
वहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, उसको लेके आते हैं, एक विलेज में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो ये फार्मर्स आपस में मिलके बना लेते हैं। तो जो फार्मर्स है वो सारा अपना मटेरियल यहाँ ले आते हैं, फिर यहाँ से वो कलेक्ट होकर अमूल की फैक्ट्रीज में आई थिंक चला जाता है, और वहाँ फिर वो लोग उसका जो भी बनाना होता है वो बनाते हैं। यहाँ पे शायद क्वालिटी मेजर चेक होता है, यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, मैंने बहुत पहले देखी थी वो वीडियो, सो जस्ट गो एंड सर्च अबाउट इट, राइट। अच्छा, ऑन बीइंग इन डेट। अब क्या है ऑन बीइंग इन डेट, अभी लोग क्या है, डेट में है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा होगा, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. Often they borrow this money from money lenders. If the seeds are not of good quality or pests attack the crop, there can be a major crop failure. इन लोगों को क्या करना पड़ता है, शेखर जैसे मल्टीपल फार्मर्स को बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इन चीज़ों के लिए इन्हें पैसे जो है बोरो करने पड़ते हैं, मनी बोरो करना पड़ता है। और ऑफन ये लोग किससे मनी बोरो करते हैं, मनी लेंडर्स से, पैसे देने वाले जो लोग होते हैं उनसे। अगर मान लो सीड गुड क्वालिटी का नहीं है, या पेस्ट अटैक हो गया, या इनकी क्रॉप कुछ भी डैमेज हो गया XYZ, तो क्रॉप फेलियर, मेजर क्रॉप फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से इट कैन बी डिजास्टर। अब वो पैसे कहाँ से बिकॉज वापस करेंगे ना। सो द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रूइंड इफ द मॉनसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। अगर मान लो बारिश ज्यादा नहीं आई, ढंग से नहीं आई, तो तब भी इनकी वो खराब हो जाती हैं क्रॉप्स। मान लो ज्यादा आ गई तो भी खराब हो जाएंगी। तो जब ये होता है तो फार्मर्स अपना जो लोन है उसको पे बैक नहीं कर पाते, और इस वजह से उनको सर्वाइव करना पड़ता है। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो सम मोर लोन, राइट। सो एक तो वो पहले ही वापस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी क्रॉप अगर खराब हो गई तो दे आर नॉट एबल टू पे बैक द लोन। और कई बार फैमिली के सर्वाइवल के लिए उनको और ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो लोन पे लोन लेते चले जाते हैं, और सून ये लोन जो है वो इतना बड़ा बन जाता है दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनएबल टू रीपे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री। एक तो हम मोस्टली जो है बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी ना, बारिश वाली पढ़ी। एक तो मोस्टली बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं। मान लो अगर अपनी इरिगेशन के लिए जो है अलग अलग तरीके के जो ट्यूबवेल्स होते हैं, या जो चीज़ें जो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ओवरऑल, तो क्या ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो सकती है? फिर तो हमें बारिश पे डिपेंड ही नहीं रहना पड़ेगा ना, वो कम पड़े चाहे कुछ भी पड़े, राइट। So these are certain things that we should adopt and certain things we should learn about. I mean, NCERT, this is what this is trying to tell us, right? And this is what we can say they're caught in debt. In recent major years, this has become a major cause of distress among farmers. Obviously, बात है, हमने बहुत पढ़ा है farmers क्यों suicide करते हैं. In some areas, this also resulted in many farmers committing suicide because उनकी crop बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है, खराब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा चुके होते हैं. Now let's study about Ramalingam and Karutama. In addition to land, Ramalingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. राइस मिल के साथ साथ रामालिंगम की फैमिली की एक शॉप भी है जहाँ पे वो बीज भी बेचते हैं और पेस्टिसाइड्स भी बेचते हैं. सो फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड आल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक. राइस मिल के लिए उन्होंने अपना पैसा भी लिया और गवर्नमेंट बैंक से भी पैसा थोड़ा सा बोरो किया, और वो पैडी खरीदते हैं विलेज में से ही और फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस. तो जो राइस है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन एंड दिस गिव्स देम सब्सटेंशियल इनकम. इससे अच्छा खासा उनका सब्सटेंशियल इनकम आ जाता है. क्या क्या कर रहे हैं वो, एक तो राइस मिल है और सीड सेलिंग शॉप है और पेस्टिसाइड सेलिंग शॉप है. राइस मिल के लिए कुछ पैसा उन्होंने अपना लगाया और कुछ पैसा गवर्नमेंट बैंक से बोरो किया. पैडी जो है, जो वो लोग क्या करते हैं, कुछ विलेज में से लेते हैं अपनी ही, और कुछ सराउंडिंग विलेजेस में से खरीद लेते हैं. सो जो राइस मिल्क में प्रोड्यूस होता है वो आगे चल के वो जो नियर बाय टाउन में ट्रेडर्स होते हैं उन्हें बेच देते हैं. इसके थ्रू उनको काफ़ी सब्सटेंशियल अच्छी खासी इनकम मिल जाती है. Now there is this terrace farming in Nagaland which is important. अच्छा, इसको हम इन डिटेल बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टेरेस फार्मिंग ये देखो इस तरीके से माउंटेन्स और हिली रीजन्स पे होती है. टेरेस फार्मिंग नागालैंड का यहाँ पे एग्जाम्पल है. देयर इज अ विलेज कॉल्ड चिजामी इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड. सो द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू चाकेसांग कम्युनिटी. अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट. नागालैंड, आई एम हाईलाइटिंग वट एवर इज इम्पोर्टेंट. ये तुम्हें याद करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज रियल. Already highlighted it, but I'm just doing it once again. टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड याद रखना. विलेज का नाम याद रखना चिजामी, जहाँ पे फेक डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में. ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसका नाम है चाकेसांग कम्युनिटी. ये लोग क्या करते हैं, टेरेस कल्टीवेशन करते हैं. इसको लिख लेना अच्छे से नोट्स में, इसको याद कर लेना. दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल. Okay, let's move further. This means that the land on a hill slope is made into flat plots and carved out in steps.
इसका मतलब ये है जो हिल पे जो ज़मीन होती है उसको फ्लैट प्लॉट्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर और उसमें स्टेप्स कार्व आउट किए जाते हैं और जो साइड होती है ईच प्लॉट की उसको थोड़ा रेज अप कर देते हैं ताकि वो वाटर रिटेन कर पाए अपने अंदर, पानी रोक पाए, जिस वजह से जो वाटर है वो जो है फील्ड में स्टैंड आउट कर सकता है, जो कि राइस कल्टिवेशन के लिए बेस्ट तरीका होता है। तो टेरेस फार्मिंग इज़ वेरी essentially important and very good for rice cultivation। इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, फ्लैट स्लोप्स बना दिए यहाँ पे और पानी इसमें रुक पा रहा है ना, इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा रेस करके यहाँ फ्लैट स्लोप बना दिया जहाँ पे वाटर रिटेन हो रहा है। दैट इज हाउ दे डू टेरेस फार्मिंग। So the people of Chizami have their own individual fields, but they also work collectively in others' field. They form groups of 6 or 8 and take an entire mountainside to clean the weeds on it. Each group eats together once their work is for the day is over. This goes on for several days until the work is completed. You see how यहाँ पे सब लोगों की अपनी अपनी फील्ड है लेकिन सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, साथ में आ रहे हैं, ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, राइट, रादर देन कि ये अलग परेशान हो रहा है वो अलग परेशान हो रहा है के थ्रू। इस तरीके से भी पीपल कैन वर्क टुगेदर। Agricultural laborers and farmers in India. In Kalapattu village, there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Shekhar, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, और कुछ big farmers like Ramalingam. In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural laborer families. Highlight भारत में 2 में से 5 फैमिली, क्या नियरली 2 आउट ऑफ 5, हाँ 5 में से 2 फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर्स फैमिलीज, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। ये लोग सारे के सारे किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे लोगों की ज़मीन पे डिपेंड होते हैं अपनी अर्निंग करने के लिए। दूसरे लोगों की ज़मीन पे वो जो भी काम करेंगे उसी के थ्रू इनको अपनी लिविंग के लिए पैसा मिलेगा। Many of them are landless and others may own a very small plot of land. कई इनमें से landless नहीं है, किसी के पास बहुत छोटा सा एरिया है लैंड का। So in the case of small farmers like Shekhar, their land is barely enough to meet their needs. इनकी ज़मीन है तो सही लेकिन barely enough है उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इंडिया में 80% ऑफ फार्मर्स इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सो ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामलिंगम, जो कि अपना अच्छे से चला सकते हैं उनकी ज़मीन और वट एवर एक्स्ट्रा दे आर डूइंग उसके थ्रू। सो दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट most of the land in the villages. A large part of the produce is sold in the market. Many of them have started other businesses such as shops, money lending, trading, small factories, etc. Got this point till here? We have looked at farming in Kalapattu. Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. अब फार्मिंग के अलावा कई लोग जो रूरल एरियाज में होते हैं वो अलग अलग कामों पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गई, डेयरी प्रोड्यूस हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए कुछ विलेजेस जो हैं सेंट्रल इंडिया में वो क्या करते हैं, दोनों करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं और फॉरेस्ट से भी कलेक्शन लेकर के आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है उनके लाइवलीहुड के लिए। महुआ कलेक्ट करना, तेंदू के पत्ते कलेक्ट करना, शहद कलेक्ट करना, ताकि वो ट्रेडर्स को बेच पाएँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम होता है इन लोगों के लिए। Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families. In the coastal area, we find fishing villages. So let us coastal areas जहाँ पे होते हैं, जो समुद्र के पास वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पे फिशिंग ज़्यादातर लोग करते हैं, तो फिशिंग विलेजेस हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। So let us find about more about the lives of fishing families by reading about Aruna and Parivelan who live in the Puduppet, a village close to Kalapattu. अब जो अरुणा एंड पारीवेलन है, इन लोगों का घर जो है वो कालापट्टू से बहुत दूर नहीं है, एक विलेज है पुडुपेट, उसमें उनका घर है। पीपल हियर अर्न द लिविंग बाय फिशिंग। यहाँ पे लोग किस तरीके से अपना सब कुछ कमा रहे हैं, फिशिंग के थ्रू। उनके जो हाउसेस हैं वो सीज के पास हैं और वो एक रो जाती है पूरी कैटमैरिन्स की और नेट्स की जो लाइंग अराउंड होते हैं, और कम से कम सुबह 7 बजे ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है बीच पे। सो दिस इज द टाइम व्हेन कैटमैरिन्स रिटर्न। अच्छा 7 बजे दी पीपल आर कमिंग बैक, ओके, अपना सारा जो भी सामान वो लेकर के आते हैं, जो भी कैच उन्हें मिला होता है वो, और जो विमेन होती हैं फिर वो कलेक्ट हो जाती हैं और ये जो भी फिश होती है उसको बेचने निकल जाते हैं। Women scatter to buy and sell the fishes. ये लोग जो इनका कैटमैरिन है वो पूरा लेके, नेट्स वगैरह लेके ये सब इसमें कलेक्ट करने चले जाते हैं। 7 बजे करीब ये लोग वापस आ जाते हैं। अब मान लो किसी की फैमिली लेने गई है तो वो तो अपनी फैमिली वाली वुमन को दे देंगे और वो उसको बेचने चली जाएंगी। रादर अलग वुमेन भी होती हैं जिनको मान लो नहीं जा पा रहे कोई, तो वही लोगों से कलेक्ट करके बाय करके बाकी सेल करने चली जाती हैं।
अब जो हस्बैंड है अरुणा का, आई गेस अरुणा ही नाम था, हाँ, अरुणा का जो हस्बैंड है पारिवेलन और उसका जो ब्रदर है और उसका जो ब्रदर इन लॉ है, ये लोग आज थोड़ा लेट आए, तो उस वजह से जो है अरुणा काफी घबरा गई, क्योंकि वो लोग जो है सी में साथ में जाते हैं इन्हीं की कैटामैरन के अंदर, इन्हीं की नाव के अंदर बेसिकली। So they said that they were caught in a storm. I have kept aside some fish for the family. लेट क्यों हो गए थे, क्योंकि तूफान आ गया था। अब अरुणा ने क्या किया, जो कुछ फिश है वो अपनी फैमिली के लिए अलग से हटा के रख दी है, और बाकी वो जो है ऑक्शन करने जा रही है, बेचने जा रही है बाकी का। तो जो मनी उसको मिलेगा ऑक्शन के लिए वो डिवाइड होगा 4 शेयर्स में, 4 हिस्से होंगे उसके, 1 for each person who went fishing and the 4th one is for the equipment. एक हर एक उस इंसान के लिए जो फिशिंग करने गया था, यानी कि एक उसके हस्बैंड के लिए, एक उसके ब्रदर के लिए, एक उसके ब्रदर इन लॉ के लिए। अरुणा का कोई हिस्सा नहीं है इसमें, इवन दो वो बेचने जा रही है। जो चौथा हिस्सा है वो क्या है, वो घर के लिए है, वो इक्विपमेंट के लिए है। सो सिंस वी ओन द कैटामैरन इंजन एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू। ठीक है, क्योंकि इन लोगों की खुद की कैटामैरन है तो इन लोगों को वो वाला शेयर भी मिल ही जाता है। So we have taken a loan from a bank and purchased an engine which is fixed onto the catamaran, और इस वजह से इंजन को फिक्स कर दिया इन्होंने कैटामैरन पे, तो अभी लोग क्या कर सकते हैं कि ये और दूर तक जा सकते हैं सी में, ताकि इनको बेटर कैच मिल जाए। तो जो women who buy fish here will carry them in the baskets to be sold in the nearby villages. जो औरतें यहाँ से फिश बाय कर रही हैं, ये लोग क्या करेंगी, ये इसको ले जाएंगे नियर बाय विलेजेस में बेचने के लिए। एंड देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप्स इन द टाउन। कुछ लोग होते हैं जो बाकी ट्रेडर्स की तरह, जो इसे अपनी शॉप्स में बेचेंगे टाउन में जाके। ये वाला ऑक्शन नहीं फिनिश कर पाएगी नून तक, यानी कि दोपहर तक, और इवनिंग में उसका हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स अनटैंगल करेंगे और रिपेयर करेंगे इन लोगों के नेट्स को। सो अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू द सी अगेन। करीबन 2 बजे ये लोग फिर निकल जाएंगे अपना ये काम करने, 2 बजे सुबह के, और 7 बजे तक ये लोग लौट के आते हैं। सो हर साल कुछ अबाउट 4 महीने जब मानसून चलता है तब ये लोग सी में नहीं जा सकते, क्योंकि तब जो फिश है वो ब्रीडिंग कर रही होती है। एंड ड्यूरिंग दीज मंथ्स इन लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है, तो पैसे बोरो करके ट्रेडर्स से, क्योंकि इसी की वजह से लेटर ये लोग फोर्स हो जाते हैं कि जो फिश है वो उसी ट्रेडर को बेचेंगे और अपना ऑक्शन नहीं कर सकते। और ये जो कुछ लीन महीने होते हैं ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं इन लोगों के लिए, और पिछले साल इन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था बिकॉज ऑफ सुनामी। सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज, यहाँ पे भी भाई ट्रेडर वाला सीन चल रहा है जो उधर चल रहा था कि हम ही बेचो वाला। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। एक तो इनको भी रेगुलर इनकम नहीं मिल रही है क्योंकि ये मानसून के महीनों में जा नहीं सकते। दूसरा, इन्हें पैसे बोरो करने पड़ रहे हैं, और पैसे बोरो कर रहे हैं तो उसके साथ डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्योंकि अब ट्रेडर्स इनको ये बोल रहे हैं कि ये उसी को बेचेंगे फिश, राइट, वो किसी और को नहीं बेच सकते, ऑक्शन नहीं कर सकते अपना। सो ऑल दिस, और मान लो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे सुनामी वगैरह आ जाती है, तो दीज पीपल सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो रूरल लाइवलीहुड में अभी हमने क्या देखा कि पीपल इन रूरल लाइवलीहुड अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। कुछ लोग फार्म पे काम करके अपना पैसा कमा रहे हैं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना, कुछ फार्मिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि लैंड सोइंग, वीडिंग एक्सेट्रा, राइट। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेंट है, और बेसिकली नेचर पे डिपेंडेंट है इन क्रॉप्स के लिए, इन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। तो इन लोगों की जो लाइफ है वो कुछ सर्टेन सीजन्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। यहाँ लोग बिजी होते हैं सोइंग और हार्वेस्टिंग के सीजन में, थोड़े से कम होते हैं बाकी टाइम में। तो रूरल पीपल डिफरेंट रीजन्स में ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। अलग अलग रीजन में भारत देश के अलग अलग लोग अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं। सो हाउएवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। हमने देखा ना, ये भले अलग अलग काम करें लेकिन सिमिलैरिटीज तो वही है ना। रेगुलर इनकम इन लोगों के पास भी नहीं है, मनी इनको भी बोरो करना पड़ रहा है, और ट्रेडर्स के साथ इनका भी सारा वो सीन है जो सब लोगों का चल रहा है। So how people are able to survive or earn will depend on the land that they cultivate. Many depends on these land for work as laborers. कई लोग laborers होते हैं, कई लोग farmers होते हैं, कई लोग दोनों कर रहे होते हैं। Some have to sell to traders from whom they have borrowed money for the survival, and many family need to borrow money for their work or when no work is available. There are some families in rural areas which thrive on large acres of land, businesses, and other activities. However, most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craft person in the village do not find enough work to keep them employed throughout the year. Again, regular employment nahi hai, right? So this is all for the chapter. यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा, दोबारा let's just revisit it once. First of all, we read about the story of तुलसी, जहाँ पे हमें देखने को मिला कि एक तो वो घर का काम भी कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है,
उसको रेगुलर इनकम नहीं मिल पा रहा है और पैसे भी बोरो करने पड़ रहे हैं। उसके हस्बैंड को बाहर भी जाना पड़ता है काम की तलाश में, बाकी बाद में। फिर हमने पढ़ा शेखर के बारे में, उसकी एक स्मॉल फार्मिंग लैंड है, ठीक है, स्मॉल एरिया है उसके पास, इसको वो कल्टीवेट करता है। लेकिन अगेन उसको भी अगर मान लो कोई लोन लेना पड़ा जैसे सीड्स के लिए ट्रेडर से, तो उसको भी वो सारा जो पैडी जो भी क्रॉप उसने ग्रो करा होगा वो भी उसको देना पड़ेगा ट्रेडर को। और उसके पास एक छोटी हाइब्रिड काऊ है जिसका दूध जो है वो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेच देता है। यहाँ पे हमने लोकल मिल्क कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी लोकल मिल्क कोऑपरेटिव एक है अमूल, ठीक है। सो रीड अबाउट दिस अ लिटिल बिट। फिर डेट बैरियर में हमने पढ़ा है ना, रामलिंगम एंड करोतमा के बारे में हमने पढ़ा। सो दे आर डूइंग वेरी वेल ऑफ इन देयर लाइव्स। एंड देन वी रेड अबाउट टेरेस फार्मिंग, दिस वी विल do once in some other good detailed video once again। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर लेबर्स ऑफ फार्मर्स के बारे में, यहाँ पे कि वो किस तरीके से अपना सब कुछ कर रहे होते हैं। फिर हमने यहाँ अरुण और पारिवेलन के बारे में पढ़ा जो फिश बेचते हैं लेकिन फिर भी उनको भी पैसे कलेक्ट करने पड़ रहे हैं, लोगों से लेने पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल रूरल लाइवलीहुड में हमने एक चीज़ देखी दैट लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर नहीं है, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स के पास, एंड दे हैव टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल। Now there are some questions that you have probably noticed that people in Kalapattu are engaged in variety of non-farm work. List 5 of these. कुछ non-farm work तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा देख लेना है इसके बारे में। List the different types of people who you read about in the Kalapattu who depend on farming, who the poorest among them all. Don't attempt. Imagine you are a member of a fishing family and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine. What would you say? Research about it कि किस तरीके से लोन मिलता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। Read about it थोड़ा सा। Poor local laborers like Tulsi often do not have access to good medical facilities. हमने अभी देखा good schools, other resources. You have read about inequality in the first unit of this text. The difference between her and Ramalingam is one of inequality. So do you think this is a fair situation and why do you think this can be done? Discuss in class, attempt this one. What do you think the government can do? Attempt this one. And इसको छोड़ो। See, this is it. अब urban livelihood बचा है। अभी मेरे पास यही था आप लोगों के लिए for this video. Thank you so much for being here. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अर्बन लाइवलीहुड जो परसों आ जाएगी आई गेस। हाँ ऐसे ही आते एक दिन छोटी व्हाट आई अपलोड। दिस वाज ऑल, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अपना पूरा NCERT पूरा क्लास 6 वाला जिसमें हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। वो वन शॉट होगी, लॉन्ग होगी ऑब्वियसली, मैं जितनी भी करने की कोशिश करूँ वो तो नहीं पाएगी। Model answers भी I will provide you over there and we will start economics also. Once this is done we will start economics and most probably international relations भी start कर देंगे, but अभी मुझे नहीं लगता we should do that। पहले एक बार NCERT कर लेते हैं। So this is all. Take care of yourselves. Bye bye.